हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर ग्रेट। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बक्सर के युद्ध के कारण। ठीक, ऐसे क्या रीजंस थे, ऐसे क्या कारण थे कि बक्सर का युद्ध हुआ और ये किसके बीच में हुआ। बक्सर का युद्ध बेसिकली यहाँ पर मीर कासिम और अंग्रेज़ों की वजह से हुआ। इसके क्या कारण रहे ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को डिस्कस करते हैं। मीर कासिम एक मजबूत किरदार। एक तो कारण था दोस्तों मीर कासिम का मजबूत किरदार। मीर कासिम बहुत ही काबिल और ऊंचे किरदार का आदमी था। वह परनिया और रंगपुर का सूबेदार रह चुका था और इस तरह उसे राज्य प्रबंध का काफी एक्सपीरियंस हो गया था। जैसे ही वह गद्दी पर बैठा, उसे समृद्ध शाही खजाने और मजबूत सैनिक शक्ति की जरूरत का एहसास हुआ। वह वाकई में बंगाल के 1756 ईस्वी के सब नवाबों में सबसे ज्यादा काबिल था। उसने जमींदारों को हरा दिया और अपने प्रांत के उन सब अधिकारी को पैसा लौटाने के लिए मजबूर कर दिया जिन्होंने सरकारी पैसे का गबन किया था। उसने फौजों को मौजूदा हाल के हिसाब से प्रशिक्षित करवाया और तोपें बनाने के कारखाने मुंगेर शहर से स्थापित किए, जहां की उसने अब मुर्शिदाबाद की बजाय अपनी राजधानी स्थापित कर ली थी। ठीक है, तो जो मीर कासिम था उसको पहले से ही काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका था, क्योंकि वो पहले से ही दो प्रांतों का सूबेदार था। तो अंग्रेजों को लगा कि हम इसको गद्दी पे बैठा देते हैं। ठीक है, जब सिराजुद्दौला हार गया तो उन्होंने मीर कासिम को बैठाया। पहले मिर्र जाफर था, फिर मिर्र जाफर को हटा के मीर कासिम को बनाया। कि उसने सोचा कि भैया हम इसको कठपुतली की तरह यूज करेंगे, मगर वो ऐसा कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही बहुत ही काबिल था और वो अंग्रेजों के दबाव में ना आ सका। ठीक है, तो दोस्तों ये पोर्ट्रेट है मीर कासिम का। ठीक, तो ऐसा दिखता था मीर कासिम। तो राजधानी स्थापित कर ली। हालांकि एक बेहतरीन राजा के लिए ये सब काम तारीफ की वजह थे, और लेकिन कंपनी ने इन गतिविधियों को बिल्कुल भी पसंद ना किया, क्योंकि इनसे उसके बंगाल प्रांत पर स्थापित हुए कंट्रोल पर चोट लाजिम थी। क्योंकि जैसे जैसे वो अपनी शक्ति बढ़ा रहा था, तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो मीर कासिम की शक्ति थी वो बढ़ रही थी और जो अंग्रेजों की शक्ति थी वो नीचे जा रही थी। उससे उन अंग्रेजों को खतरा था कि अगर आगे जाकर मीर कासिम विद्रोह कर देगा तो हमें खतरा हो सकता है। अब तो एक कारण तो ये था, जो मीर कासिम था वो अपनी सेना का सशक्तिकरण कर रहा था। उसको मॉडर्न तरीके से उसको ट्रेन कर रहा था। नए नए अपनी सोल्जर्स की जो संख्या थी उसको बढ़ा रहा था। ठीक है, और अब पूरे राज्य में बंगाल में अपना नियंत्रण कर रहा था। दूसरी दोस्तों कारण था राम नारायण की हत्या। तो यहाँ पर एक जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड क्लाइव। क्लाइव राम नारायण की मदद करता रहा, जो कि बिहार का डिप्टी गवर्नर था, लेकिन वेंसीटार्ड उसके खिलाफ था। यहाँ पर एक गवर्नर दोस्तों था वेंसीटार्ड, एक थे आपके क्लाइव। तो वेंसीटार्ड तो आपके मिर्ज कासिम को सपोर्ट करता था, मगर जो क्लाइव था वो इसके विरुद्ध था। ठीक, क्योंकि उसकी जो अकाउंटेबिलिटी थी लॉर्ड क्लाइव की, वो कंपनी के तरफ थी। तो वो पीछे पीछे क्या करता था, राम नारायण की मदद कर रहा था, जो कि मीर कासिम का विरोधी था। तो बिहार का डिप्टी गवर्नर था, लेकिन वेंसीटार्ड उसके खिलाफ था। इसके उलट वह नवाब की पॉलिसी का समर्थक था। मतलब वेंसीटार्ड जो नवाब मीर कासिम कर रहा था वो उसको सपोर्ट करता था, वो अप्रिशिएट करता था उसके वर्क को। इसलिए उसने राम नारायण को मीर कासिम को सौंप दिया। ठीक है, जो राम नारायण उसके साथ में था उसने क्या करा, उसने मीर कासिम को दे दिया, जिसने उसका सब पैसा छीन कर उसका वध कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मीर कासिम ने जो राम नारायण था उसके बाद जितनी भी धन थी, संपत्ति थी, उसको अपने पास रख लिया। उसके बाद उसका कत्ल करवा दिया। इस वध के साथ ही मीर कासिम की सब अंदरूनी मुश्किलें खत्म हो गईं और उसे ऐसा एहसास होने लगा कि अब वह अंग्रेजों को उनकी नागवार और जुल्माना कामों की सजा देने में काफी मजबूत है। तो दोस्तों ये पोर्ट्रेट है आपका लॉर्ड क्लाइव का। ठीक, आप देख सकते हैं। धीरे धीरे मैं पिक्चर भी लगाते जा रहा हूं ताकि आपको ये जो इवेंट है वो अच्छे से विजुअलाइज हो सके। तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने किसकी मदद की? आपके राम नारायण की।
एक और कारण था दोस्तों दस्तखत का गलत इस्तेमाल। ये पहले ही बताया जा चुका है, जैसे कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। अंग्रेजों की 1756 ईस्वी के शाही फरमान के बाद ही आजाद व्यापार का हक मिला था। ठीक है, यहाँ पर उनको यहाँ पे हक मिल गया था कि वो अब यहाँ पर स्वतंत्रता से आजादी के साथ बहुत ही कम टैक्स देकर यहाँ पर अपना व्यापार को, अपने ट्रेड को बढ़ा सकते हैं। इसके जरिए से कंपनी को बहुत से विशेष अधिकार मिल गए थे, बहुत सारे राइट्स मिल गए थे, और बिना टैक्स दिए बंगाल में अपने माल के आयात निर्यात की आज़ादी मिल गई थी। अपने अपने माल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे। उसे माल को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए दस्तखत जारी करने का अधिकार भी मिल गया था, लेकिन कंपनी के वर्कर्स हमेशा ही इस अधिकार का गलत इस्तेमाल का अपने निजी फायदे के लिए करते रहे। इसके बाद हमेशा ही नवाब की आय भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों को नुकसान होता रहा। क्या करते थे वो, दस्तखत क्या करते थे, उसकी कॉपी दूसरे अपने राजाओं को और दूसरे व्यापारी थे उनको दे देते थे, जिससे क्या होता था, उनको तो अधिकार नहीं मिला है, मगर वो क्या करते थे, जब उनको कर देने की बारी आती थी तो वो दस्तखत दिखा देते थे, जिससे क्या होता था, जो दूसरे व्यापारी थे वो भी कर देने से बच जाते थे। इससे क्या हुआ, जो नवाब की इनकम थी, यहाँ पर मीर कासिम की इनकम थी, वो कम होने लगी, और उसका जो खजाना था, शाही खजाना, वो धीरे धीरे कम होने लगा। तो इससे जाहिर सी बात है मीर कासिम नाराज हो गया। हमेशा ही नवाब की आय भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों को नुकसान होता रहा। इससे क्या हुआ, जो भारतीय उद्योगपति थे उनको भी नुकसान हो रहा था, क्योंकि वो क्या, उसकी कॉपीज बना बना के दूसरों को भी उसकी कॉपीज दे देते थे, जिससे वो करों से बच जाते थे। इसके बाद मीर कासिम का भड़कना लाजमी और निश्चित था, क्योंकि वह जायज तरीके से हुकूमत करना चाहता था। इस मुश्किल को दोस्ताना तरीके से दूर करने के लिए नवाब के जरिए किए गए सब कोशिशों का जवाब कंपनी ने विरोधजनक तरीके से दिया, और इसके बावजूद भी नवाब ने उन लोग को रोका टोका कि आप ऐसा ना करिए। उसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। ठीक है, अपनी जो ये आदतें थी उसको नहीं रोका। तो ये दोस्तों पोर्ट्रेट है, यहाँ पर अंग्रेज अपने जहाज से ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, जो पहले के जहाज होते थे उस समय लोहे का चलन इतना ज़्यादा नहीं होता था। जो ज़्यादातर पूरी की पूरी जो नावें बनी होती थी वो लकड़ी की बनी होती थी। ठीक है, तो लोहे का इस्तेमाल बहुत कम होता था, बहुत छोटी छोटी जगह पे होता था। ज़्यादातर जो यहाँ पर जो नावें बनी होती थी वो कपड़े की और लकड़ी की बनी होती थी, जैसे कि आप इस पोर्ट्रे में देख सकते हैं। नवाब की आज़ादी का डर एक कारण था दोस्तों बक्सर का युद्ध का, वो था नवाब की आज़ादी का डर। ये सच है कि नवाब ने कंपनी को सब बचा हुआ कर्ज दे दिया था और अपनी सब अंदरूनी कठिनाइयों को दूर कर लिया था। उसका ये सोचना था कि कंपनी ने उसको बंगाल का नवाब बनाकर उस पर जो एहसान किया है उसको उसने कंपनी और उसके अधिकारियों को खूब सारा पैसा देकर उतार दिया है। उसने अब अंग्रेजों की विरोधजनक गतिविधियों पर संजीदगी से ऐतराज करना शुरू कर दिया। उसने आज़ाद शासक होने का दावा किया, लेकिन कलकत्ता के अंग्रेज अधिकारियों के काम उसकी इस हालत से हमेशा उल्टे थे। इसलिए दोनों में जिद्दोजहद शुरू हो गई। ठीक है, तो पहली बात तो अंग्रेज़ों ने ही मदद की थी मीर कासिम की गद्दी में बैठने में, सिराजुद्दौला को हराकर। तो इसके बदले में मीर कासिम ने उनको बहुत सारा धन दे दिया था, बहुत सारी जागीरें दे दी, बहुत सारे विशेष अधिकार दे दिए थे। इससे मीर कासिम को लग रहा था कि भैया अब तो मेरे पास जितने भी इनके एहसान थे हमने तो उनको उतार दिया है। मगर अंग्रेज क्या चाहते थे, अंग्रेज मीर कासिम को कठपुतली की तरह यूज करना चाहते थे। मतलब वो सारे ऑर्डर्स मीर कासिम को देते थे और वो बिना कुछ कहे उस ऑर्डर्स को मीर कासिम फॉलो करे। ये अंग्रेज मीर कासिम से चाहते थे, मगर ऐसा तो हुआ नहीं। ठीक, वो तो ये मीर कासिम तो बिल्कुल निरंकुश निकले, उन पर वो तो दब के नहीं रहना चाहते थे। तो इससे क्या हो गए, जो अंग्रेज थे वो नाराज हो गए। ठीक, अब चौथा कारण हुआ करों का हटाना। यहाँ पर मीर कासिम ने जो कर थे, कर में जो रियायत थी उसको हटा दिया। मीर कासिम ने अपने कंपनी के वर्कर्स की गतिविधियों पर ऐतराज किया। वेंसी टार्ट ने 1762
ईस्वी में मुंगेर में मीर कासिम से मुलाकात की। ये वही वेंसिटार्ट हैं जो उनकी पॉलिसीज का समर्थक था। ठीक है, अभी हम इनकी फोटो भी दिखाएंगे। वेंसिटार्ट ने 1762 ईस्वी में मुंगेर में मीर जाफर से मुलाकात की। कहाँ पे करी? 1762 ईस्वी में मुंगेर में। किसने की? वेंसिटार्ट ने। किससे की? मीर कासिम से। और इसके साथ एक संधि की, लेकिन कलकत्ता की काउंसिल ने इस संधि को कबूल नहीं किया। इस पर नवाब ने सभी करों को हटा करके सभी व्यापारियों को, चाहे वे यूरोपीय थे या भारतीय, सबको एक ही स्तर पर ला खड़ा किया। अंग्रेजों ने जबरदस्ती से अपने लिए अलग व्यवहार की मांग की, जिसे मीर कासिम ने कबूल नहीं किया। ठीक है, तो ये कारण था। ये है दोस्तों पोर्ट्रे वेंसिटार्ट का। बहुत भोले भाले लग रहे हैं इस पोर्ट्रेट में। ठीक है, तो पहले उस समय तो कैमरा तो होता नहीं था, लोग अपनी क्या करवाते थे, अपने पोर्ट्रेट ही बनवाते थे ब्रश से, कलर से। ठीक है, जब भी काफी अच्छे बनते थे। उस समय की जो पेंटर्स थे उनकी कला की दाद देनी पड़ेगी। तो भारत के मॉडर्न इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री के लेखकों ने लिखा है कि बंगाल में दो राजा नहीं रह सकते थे। हालत ये थी कि मीर कासिम आजाद शासक होने का दावा कर रहा था, जबकि अंग्रेज उसे सिर्फ कठपुतली बनाकर रखना चाहते थे। ऐसे में युद्ध के जरिए ही निपटारा मुमकिन था। ठीक है, तो ऐसे में क्या, अब एक तलवार में, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती हैं। तो ऐसे क्या होगा, या तो भैया एक राजा बनेगा और दूसरे को यहां से जाना पड़ेगा। तो इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय तो अब युद्ध ही करेगा। तो अब क्या हुई, बक्सर के युद्ध की घटनाएं। ठीक है, अब बक्सर का युद्ध वजूद में आना शुरू हो गया। ठीक है, तो बक्सर युद्ध की घटनाएं, युद्ध की मेन घटनाओं को कई तरह से बताया जा सकता है। पटना की घटना। ठीक है, अब क्या घटनाएं हुई? मिस्टर एलिस, जो पटना के अंग्रेजी कारखाने का अध्यक्ष था, भड़क उठा। उसने अपने अधिकारियों को दिखाने के लिए पटना के शहर पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने विशेष अधिकारों को दिखाने के लिए पटना के शहर पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन नवाब समय पर जा पहुंचा और उसने आधे विरोधियों को खत्म करा। ठीक है, तो एक तो यहां पर मिस्टर एलिस थे, उन्होंने क्या करा, अपने अधिकारों को दिखाने के लिए 1763 ईस्वी में पटना पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करी, मगर क्या हुआ, वक्त रहते जो मीर कासिम था वहां पे आ गया और लगभग आधे सोल्जरों को ने उसको खत्म कर दिया। आधे सोल्जरों को मीर कासिम ने मिस्टर एलिस की सेना के सोल्जर्स को खत्म कर दिया। ठीक, अब क्या हुआ, ये है दोस्तों मेजर एडम्स। इनके भी हम देखेंगे कारनामे। बक्सर का युद्ध 1764। तो मेजर एडम्स ने अब नवाब के खिलाफ 5100 सोल्जर्स के साथ रवाना हुआ, जबकि नवाब की आर्मी 15,000 की थी। बदकिस्मती से उसे कटहा, मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूती और उदय नाला और मुंगेर की जगहों पर हार का मुंह देखना पड़ा। तब नवाब पटना से भाग गया और उसने वहां के अंग्रेज बंदियों और उन भारतीय अधिकारियों का कत्ल करवा दिया जिन पर अंग्रेजों से मिले होने का शक था। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, मेजर एडम्स की अगुवाई में जो मीर कासिम था वो हार गया। ठीक है, देखिए यहां पर जो मीर कासिम थे उसकी सेना ज्यादा थी और यहां पर मेजर एडम्स की सेना बहुत कम थी। लगभग उसकी 3 गुना आर्मी थी और मीर कासिम के पास। इसके बावजूद भी मीर कासिम इस युद्ध में हार गए, क्योंकि जो ब्रिटिश के जो सोल्जर्स थे, उसके जो सैनिक थे, बहुत ज्यादा अनुशासित थे। उसके पास अच्छी क्वालिटी के हथियार थे और वो जो ब्रिटिशर्स थे बहुत ज्यादा साजिशकार, षड्यंत्रकारी आप कह सकते हैं, और वो फूट पड़वाया करते थे। ठीक है, वो दरबार में ही जाके उनके ही कुछ लोगों को अपनी तरफ कर लेते थे और षड्यंत्र करने पर मजबूर कर देते थे कि भैया हम तुम्हें ये पद दे देंगे, हम तुम्हें इतना पैसा दे देंगे, जिसकी वजह से जो भारतीय राजा थे वो उनको हार का सामना देखना पड़ता था। तो मुर्शिदाबाद, गिरिया, सूती और उदयनाल और मुंगेर की जगहों पर हार का मुंह देखना पड़ा। तब नवाब पटना से भाग गया और उसने वहां के अंग्रेज बंदियों और उन भारतीय अधिकारियों का कत्ल कर दिया, ठीक है, जिन पर अंग्रेज से मिले होने का शक था।
ठीक है, वहां पर जितने लोग भी अंग्रेज से मिले थे उसका उसने कत्ल कर दिया, क्योंकि जानता था हमारी सेना ज्यादा है, उसके बावजूद भी मैं हार गया, तो इसका मतलब है कुछ न कुछ तो षड्यंत्र हुआ है। तब वह अवध को भाग गया, लेकिन अंग्रेजों ने उसे वहां भी चैन से नहीं रहने दिया। इसी बीच उन्होंने बंगाल की गद्दी पर फिर से मीर जाफर को बैठा दिया। अब क्या हुआ, अब ये युद्ध तो जीत चुके हैं बक्सर का, अब क्या हुआ, अब अंग्रेजों ने फिर से एक नए नवाब को बैठा दिया। अब किसको चुना, अब मीर जाफर को फिर से बैठा दिया। ठीक है, तो फिर से मीर जाफर को गद्दी पर बैठा दिया। मीर कासिम ने अवध नवाब शुजाउद्दौला और सम्राट शाह आलम से समझौता कर लिया। अब क्या हुआ, जो मीर कासिम था वो अवध यानी लखनऊ आ गया, और वहां पर आके वहां के जो नवाब थे शुजाउद्दौला और सम्राट शाह आलम से समझौता कर लिया, और दिल्ली के निकट 1777 ईस्वी में गरीबी की हालत में उसकी मौत हो गई। फिर शाह आलम अंग्रेजों से जा मिला। उसकी मौत के बाद क्या हुआ, जो शाह आलम था जिससे यहाँ पर मीर कासिम ने हाथ मिलाया था और शुजाउद्दौला, उसमें से शाह आलम जैसे अंग्रेजों से आकर मिल गया, और शुजाउद्दौला ने संघर्ष जारी रखा। ठीक है, जो शुजाउद्दौला था उसने जाकर उनसे समझौता नहीं किया, और 1765 ईस्वी में वो हार गया। जब तक उसने हार नहीं मानी तब तक वो लड़ता रहा, और अंत में 1765 ईस्वी में वो हार गया। ठीक है, बक्सर की जंग के नतीजे, अब यहां पर 1765 ईस्वी में बक्सर का युद्ध खत्म हो गया। ठीक है, अब दोस्तों बक्सर की जंग के नतीजे, अब बक्सर की जंग के क्या क्या नतीजे हुए अब देखते हैं। युद्ध में के मेन नतीजों को कई तरह से बताया जा सकता है। अंग्रेजों ने पुराने नवाब मीर जाफर को 1764 ईस्वी में बंगाल की गद्दी पर बैठा दिया। ठीक, तो एक तो नतीजा ये हुआ कि यहाँ पर जो नवाब फिर से मीर जाफर बन गया। ठीक है, बक्सर के युद्ध के बाद मीर कासिम के, पहले तो मीर कासिम था, फिर बाद में बक्सर के युद्ध के बाद कौन नवाब बन गया वहां का, मीर जाफर, जो कि जिसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी तरफ थी, ज्यादातर नवाब अंग्रेजों की तरफ थी। ठीक है, इसमें बंगाल की गद्दी पर बैठ गया, उसे एक संधि के लिए मजबूर कर दिया गया, जिसके हिसाब से मीर कासिम के जरिए हटाए कर फिर लगा दिए गए, और मीर कासिम से युद्ध के कारण हुई कंपनी की नुकसान की भरपाई भी कर दी गई। ठीक है, तो जो भी बक्सर की युद्ध में अंग्रेजों को नुकसान हुआ था उसकी भरपाई भी यहां पर मीर जाफर को करनी पड़ी। कैसे करी, उसने अपने शाही खजाने से की, और जागीर, बहुत सारी जागीर और कर हटाकर उसने करी। बहुत सारे जो टैक्स मीर कासिम ने पहले अंग्रेजों पे लगा दिए थे, मीर जाफर की गद्दी पर बैठने के बाद जबरदस्ती यहां पर अंग्रेजों ने मीर जाफर से संधि करी, और जो टैक्स लगे थे उसको हटवा लिया, और जो नुकसान हुआ था बक्सर की जंग में उसका हर्जाना भी मीर जाफर से ही भरवाया। ठीक है, और तो युद्ध तो वैसे मीर कासिम के साथ हुआ था। तो ये है दोस्तों यहाँ पर मीर जाफर का पोर्ट्रे, आप देख सकते हैं। तो भरपाई करवा दी, फिर नंद कुमार को उसका प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया, लेकिन जल्द ही उस विरोधी गतिविधियों और अवध और सम्राट शाह आलम से गठजोड़ करने का संदेह किया जाने लगा। मीर जाफर की 1765 ईस्वी में मौत हो गई, और उसके दूसरे पुत्र नजमुद्दौला, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा मीर जाफर का जो पुत्र था, मीर जाफर के बाद नजमुद्दौला गद्दी पर बैठा बंगाल में। ठीक है, जिसका नाम था नजमुद्दौला। तो नजमुद्दौला को बंगाल की गद्दी पर बिठा दिया गया। उसे केवल अपनी शान के लिए और अंदरूनी शांति बनाए रखने के लिए आर्मी रखने की, सेना रखने की इजाजत दे दी गई थी। यानी वो उसके पास जो आर्मी थी वो सिर्फ दिखाने के लिए थी, ये नहीं कि उससे जाकर अंग्रेजों के विरुद्ध जंग लड़ सकता है। ठीक है, और उसे भी कोई भी युद्ध करने की अनुमति नहीं थी। जब तक उसे अंग्रेजों से ऑर्डर ना मिले वो युद्ध नहीं कर सकता था। तो उसके बावजूद भी कि इतना अंग्रेजों ने रियायत दे रखी थी कि भैया आप बस दिखावे के लिए कि भैया आपको कोई नवाब यहाँ का माने, राजा माने, इसलिए हम आपको थोड़ी बहुत सेना दे रहे हैं, तो आप दिखावे के लिए उसको रख सकते हैं। ठीक, तो नए नवाब नजमुद्दौला से कंपनी ने फरवरी 1765 ईस्वी में एक संधि की। ठीक है, अब यहाँ पर एक और 1765 ईस्वी में एक संधि की, जिसके हिसाब से नवाब को अपनी आर्मी का विघटन
करना पड़ा, या मतलब अपनी जो उसके पास जो सेना थी उसको अलग अलग करना था, और बंगाल का शासक कंपनी के जरिए नामजद सूबेदार के जरिए से होना था, जिससे कंपनी की इजाजत के बिना हटाया नहीं जा सकता था। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप एक ऐसी संधि करिए कि आप जिस नवाब को चुनेंगे, और वो भी हम ही लोग चुनेंगे, और उस नवाब को आप हमारी इजाजत के बिना हटा नहीं सकते हैं। तो एक तरह से यहाँ पर धीरे धीरे जो हमारा देश है वो अंग्रेजों के शिकंजे में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर राजा कौन चुन रहा है? यहाँ पर राजा अंग्रेज चुन रहे हैं। ठीक है, अब जब अंग्रेज चुनेंगे राजा को तो जाहिर सी बात है उनकी जो उस नवाब की, उस राजा की अकाउंटेबिलिटी होगी, जवाबदेही होगी, वो अंग्रेजों की तरफ होगी। वो ऐसे कानून लाएगा, वो ऐसी संधियां करेगा जो अंग्रेजों को फायदा करे, जो और यहाँ के भारतीयों व्यापारियों का नुकसान करे और उनका शोषण हो, उनका नुकसान हो। तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व वसूल करने का अधिकार पा लिया। अब यहाँ पर जो शाह आलम थे जो पहले विरोध कर रहे थे, ठीक है, तो उनसे भी संधि हो गई। अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व वसूल करने का अधिकार भी उनको मिल गया। अब यहाँ पर ये टैक्स वसूल कर सकते थे। पहले तो ये टैक्स देते नहीं थे, मगर जब इनकी बारी आई तो ये अपना टैक्स छोड़ ही नहीं रहे हैं, सबसे टैक्स लिए पड़े हैं। तो इस तरह भारत के ज्यादातर समृद्ध प्रांत टैक्स कंपनी के हाथों में आ गए, क्योंकि उस समय जो बंगाल था, ठीक है, और बिहार था, उड़ीसा था, ये सब यहाँ पर जो पैदावार थी बहुत ज्यादा थी। यहाँ का जो टैक्स आता है तो बहुत ज्यादा आता है। जितना भी टैक्स था वो कहाँ कौन लेता था? ये अंग्रेजों के झोली में जाता था। तो कंपनी ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से 50 लाख रुपए की रकम युद्ध के हर्जाने के रूप में वसूल की। इसके अलावा उससे इलाहाबाद की संधि की, जिसके जरिए से नवाब ने खुद को कंपनी पर पूरी तरह निर्भर कर दिया। ये उसकी एक भूल थी जो बाद में अवध के लिए बहुत ही महंगी पड़ी। तो ये दोस्तों थी पूरी पृष्ठभूमि यहाँ पर बक्सर के युद्ध की। क्या कारण है ये मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसी ही वीडियो अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन